नमस्कार दोस्तों, आज हम तारापुर एनपीसीआईएल का पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो है 9 तारीख का है। 9 तारीख पहली शिफ्ट का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन था अपर क्रिटिकल तापमान में स्टील का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यदि हम स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है 723 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम स्टील को गर्म करते हैं तो स्टील का कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो पहला कुछ ऑप्शन था इसमें ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में बदलने लगता है। दूसरा था ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में पूर्ण रूप से बदल जाता है। तीसरा ऑप्शन था फेराइड स्ट्रक्चर में बदलने लगता है। चौथा है फेराइड स्ट्रक्चर में पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी नंबर का कि ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में जो है बदल जाता है। ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में बदल जाता है, बी नंबर का आएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन था टूल के टूटने से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि टूल के टूटने से क्या सावधानी रखें कि भाई पहला ऑप्शन था कटिंग स्पीड कम करें, दूसरा था नेगेटिव टॉप एंगल, बी दो ऑप्शन और थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव टॉप एंगल। नेगेटिव टॉप एंगल को रखेंगे तो हम क्या होगा, हमारा कटिंग टूल टूटेगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन था बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो इसका राइट आंसर कितना, बी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाए। बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm। और बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm। और वहीं बात करें हम तो इंच में यदि बात करें तो माइक्रोमीटर का ब्रिटिश में कितना लिस्ट काउंट होगा 0.001 इंच। 1 इंच इसका कितना होगा, बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होगा ब्रिटिश में। अगला क्वेश्चन था लेथ टूल पकड़ा जाता है। लेथ का जो टूल होता है वो कहाँ पकड़ा जाता है। पहला ऑप्शन था टूल पोस्ट में, दूसरा ऑप्शन है टेलीस्टॉक में, सी ऑप्शन है हेड स्टॉक में और डी ऑप्शन है सैडल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पकड़ते हैं हम, लेथ में जो टूल होता है वो टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेलीस्टॉक। अब बात करते हैं टेलीस्टॉक की। तो टेलीस्टॉक कहाँ होता है, टेलीस्टॉक जो होता है दाईं ओर होता है, लेथ मशीन की दाईं ओर होता है और बाईं ओर क्या होता है, अपना हेड स्टॉक होता है। टेलीस्टॉक में जो है कटिंग टूल पकड़ा, इसमें कटिंग टूल पकड़ा, जैसे ड्रिल पकड़ सकते हैं, ड्रिल रिमर, ये सब कहाँ तो टेलीस्टॉक में पकड़ते हैं। और जब टेपर टर्निंग करनी होती है तो टेलीस्टॉक का कौन सा भाग हमारा ऑफसेट किया जाता है, तो टेलीस्टॉक का बॉडी ऑफसेट किया जाता है। इसी प्रकार डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन का क्या बोलता है, डी बोल रहा है सैडल। तो सैडल जो होता है कैरिज का भाग होता है, एच आकार का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, टेपर रोलर बेयरिंग सक्षम होती है। तो टेपर रोलर बेयरिंग सक्षम होती है, तो पहला ऑप्शन है किसी भी संयोजन में सभी प्रकार का लोड लेने के लिए, दूसरा ऑप्शन है रेडियल लोड लेने के लिए, सी ऑप्शन है अक्षीय लोड लेने के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेपर रोलर बेयरिंग जो है किसी भी संयोजन में सभी प्रकार का लोड लेने में सक्षम होती है। तो इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहला होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बेयरिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, कास्ट आयरन बेयरिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, कैडमियम का कहाँ उपयोग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमसे जब बेयरिंग से क्वेश्चन ये पूछा है तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ के इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछ ले। इसके बाद आता है लेमिनेटेड फिनोलिक्स आता है और फिर आता है सिंटेड एलॉय। तो एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं, हार्ड जर्नल में एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं, हल्की लोड और कम तापमान में कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। कैडमियम का उपयोग कहाँ करते हैं, कैडमियम का उपयोग भारी भार और अधिक तापमान में कैडमियम का उपयोग करते हैं। लेमिनेटेड फिनोलिक्स क्या होता है, इसमें जो है घटिया ताप चालकता होती है, वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, लेमिनेटेड फिनोलिक्स का उपयोग करते हैं। सेंटेड एलॉय का उपयोग कहाँ करते हैं, सेंटेड एलॉय का भी सेल लुब्रिकेशन बेयरिंग होती है और नायलॉन भी जो होती है सेल लुब्रिकेशन बेयरिंग होती है। ये सेल लुब्रिकेशन बेयरिंग से भी एक क्वेश्चन आया था, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं जब बेयरिंग से क्वेश्चन पूछा है। तो अगला है इसमें 51A 46F5B में ए क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड। ये मतलब ये पूछा है ए क्या होता है। तो पहला है एब्रेसिव है, ये एब्रेसिव होगा। 46 ग्रेन साइज होता है, ग्रेड साइज, स्ट्रक्चर और बॉन्ड होता है। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है थ्रेड की तो सतह के मिलने पर नीचे बनने वाला भाग को कहते हैं। नीचे जब भाग बनते हैं, जैसे इस तरह से एक थ्रेड होती है,
ठीक है। इस प्रकार से एक थ्रेड होती है, तो इसको बोलते हैं अपन फ्लैंक। ये हो जाएगा अपना फ्लैंक, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना रूट, नीचे वाला हो गया रूट, ऊपर वाला होगा क्रेस्ट, ठीक है। ये हो गया अपना थ्रेड का ये जो पार्ट्स के नाम हो गए। तो इसमें प्रश्न पूछा क्या है कि नीचे जो है फ्लैंक दो सतहों के मिलने से, इस सतह और इस सतह के मिलने से जो नीचे वाला जो भाग बन रहा है ये वाला, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं रूट और इसको कहते हैं अपन क्रिएस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना रूट, इसका रूट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेड धातु का कलर होता है, लेड ऑप्शन नंबर 1 है काला, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है ब्लूइश ग्रे और ऑप्शन नंबर डी है रेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लूइश ग्रे। लेड धातु का कलर कौन सा होता है, ब्लूइश ग्रे। अब इसमें और भी अलग धातु होती है, जैसे टिन, टिन का कलर क्या होता है, जिंक का कलर क्या होता है, लेड का कलर क्या होता है, एल्युमिनियम का कलर क्या होता है। तो इन सब का भी हमें याद रखना चाहिए। जब लेड धातु का पूछा है तो हो सकता है अगली बार ये टिन से पूछ ले या जिंक से पूछ ले। तो टिन का कलर कैसा होता है, टिन का होता है चांदी की तरह सफ़ेद, जिंक का होता है नीलापन लिए हुए उजला सफ़ेद, लेड का होता है ब्लूइश ग्रे वाइट और एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का सफ़ेद होता है। और तांबा का क्या होता है, तांबा का होता है लाल, तांबा का होता है लाल। और ठोस द्रवित पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए, नौवां क्वेश्चन है, तरल द्रवित और द्रवित ठोस द्रवित पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है पानी, ऑप्शन नंबर 2 है ड्राई पाउडर और ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, मतलब पानी और ड्राई पाउडर दोनों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में होता क्या है, ए प्रकार की आग होती है, बी प्रकार आग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, ए बी सी और डी। ए प्रकार की आग वो आग होती है जो लकड़ी कोयला या लकड़ी कोयले कागज़ से लगी आग को लगी आग को क्या कहते हैं, ए प्रकार की आग कहते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। बी प्रकार की आग होती है जो होती है तेली आग होती है, बी प्रकार की आग जो होती है तेली आग होती है। तेली आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। सी प्रकार की आग जो होती है ये गैसीय आग होती है, गैसीय आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। डी प्रकार की आग जो होती है इलेक्ट्रिक आग होती है, जो करंट वगैरह से लगती है, उसको कहते हैं डी प्रकार की आग। इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसको बुझाने के लिए हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर या BCF ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन का उपयोग करते हैं डी प्रकार की आग को बुझाने के लिए। आग लगती कैसे है, आग जो होती है लगती कैसे है, तो आग में क्या क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्यूल होता है, तीसरा होता है हीट। यदि इन तीनों का संयोजन होगा तो वहाँ पर आग लग जाएगी। इसी प्रकार यदि आग लग गई तो उसमें ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन को हटाना स्मूथिंग कहलाता है, ठीक है। और फ्यूल को हटाना स्टर्विंग कहलाता है, ये क्वेश्चन भी आता है हमें, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। कागज लकड़ी कोयले से लगी आंखों को कहते हैं, तो अभी मैंने डिस्कस किया कि क्या कहते हैं इसको, कोयले की आग को कहते हैं ए प्रकार की आग। बी प्रकार की आग क्या होती है, बी प्रकार की आग होती है तेलीय आग होती है, सी प्रकार की गैसीय आग होती है, डी प्रकार की इलेक्ट्रिक आग होती है। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का है, टकराव के लिए उत्तरदायी होता है। तो टकराव के लिए उत्तरदायी क्या होता है, पहला ऑप्शन है व्हीकल, दूसरा है ड्राइवर, तीसरा है रोड और चौथा है सॉफ्ट। तो टकराव के लिए उत्तरदायी, सॉरी ये ऑप्शन था टकराव के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, इसमें गलत लिख गया है, टकराव के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो उत्तरदायी क्या नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। इसका सही आंसर क्या होता है, सॉफ्ट, मतलब दुकान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, ठीक है। व्हीकल होती है, ड्राइवर होता है, रोड होता है, लेकिन शॉप इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग नहीं किया जाता। तो कौन सी गैस का, ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। अब वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो पहला आता है कोल,
हाइड्रोजन, ठीक है, कोल हाइड्रोजन, फिर प्रोपेन, फिर आता है एलपीजी, दूसरा आता है एसिटिलीन, ठीक है। तो कोल का तापमान कितना होता है? कोल का तापमान होता है 1800 से 2200 के बीच में तापमान होता है। हाइड्रोजन का तापमान कितना होता है? 2200 से 2400 के बीच में इसका तापमान होता है। उसी प्रकार प्रोपेन का कितना होता है? प्रोपेन का होता है 2250 से 2450 के बीच में होता है। और एलपीजी का तापमान कितना होता है? एलपीजी का तापमान होता है 2700 से 2800 के बीच में होता है। और एसिटिलीन का तापमान कितना होता है? एसिटिलीन का होता है 3100 से 3300 के बीच में इसका तापमान होता है। धातु के लिए उपयुक्त फ्लेम का नाम बताइए। ब्रास मतलब क्या होता है? ब्रास मतलब होता है पीतल। क्या होता है? पीतल। पीतल कैसे मिलकर बना होता है? पीतल बना होता है तामा प्लस जिंक, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है पीतल। तो पीतल के लिए किस फ्लेम का उपयोग करते हैं? तो पीतल के लिए हम कौन सी फ्लेम का उपयोग करते हैं? पीतल के लिए हम इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं ब्रास के लिए। अब आता है ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रल फ्लेम। पहले लिखते हैं हम कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम न्यूट्रल फ्लेम। तीसरा लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होता है, कार्बोराइजिंग के फ्लेम का तापमान कितना होता है? कार्बोराइजिंग का तापमान होता है 3100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। न्यूट्रल का होता है 3200 डिग्री टेम्परेचर और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का होता है 3300 डिग्री टेम्परेचर। ये इनका टेम्परेचर होता है। कई बार क्या है, हमसे टेम्परेचर भी पूछ लेता है। अब इसकी शॉर्टकट होती है कि किस फ्लेम का उपयोग किस मटेरियल के लिए हम कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखेंगे हम यहाँ पर कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ करते हैं? हाई आर्म, ठीक है। हाई आर्म इसकी शॉर्टकट होती है। तो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और अलॉय स्टील और माइल्ड स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार आता है अपना न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग कहाँ करते हैं? ए माता की, इसमें लिखेंगे ए माता की आय, तो ए से बन गया एल्यूमिनियम, मा से बन गया माइल्ड स्टील, ता से बन गया तांबा, आ से बन गया अलॉय स्टील, मा से बन गया माइल्ड स्टील, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग। न्यूट्रल फ्लेम के लिए हम, उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की शॉर्टकट क्या होती है? काका फीस्ट। तो का से बन गया कास्ट आयरन, फिर का से बन गया कांसा, पी से बन गया पीतल और स्टील से बन गया स्टील या स्टेनलेस स्टील। ये तो इन मटेरियल के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। ये हमारी क्या होगी? शॉर्टकट करने की विधि क्या नहीं है, कठोरता चेक करने की विधि नहीं होती है। तो ब्रेनेल विधि, पहला ऑप्शन है ब्रेनेल विधि, दूसरा ऑप्शन है रॉकवेल विधि, तीसरा ऑप्शन है विकर्स विधि और चौथा ऑप्शन है फ्रैक्चर विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रैक्चर विधि नहीं होती हार्डनेस को चेक करने के लिए। ब्रेनेल होती है, रॉकवेल होती है, विकर्स होती है। ब्रेनेल का उपयोग करते हैं नरम धातु के लिए, रॉकवेल का उपयोग करते हैं सामान्य मैटर के लिए और विकर्स का उपयोग करते हैं हार्ड धातु के लिए। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार की आती है। ब्रेनेल तो होगी नरम धातु के लिए। और ब्रेनेल का उपयोग कहाँ करते हैं अपन? ब्रेनेल का उपयोग करते हैं हम लता काय के लिए। ब्रेनेल का उपयोग करते हैं हम लता काय के लिए, ठीक है। ला से बन गया लेड, ता से बन गया तांबल, का से बन गया कास्ट आयरन, इसे बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ब्रेनेल का उपयोग कहाँ करते हैं हम? लता काय के लिए। रॉकवेल का उपयोग कहाँ करते हैं? रॉकवेल का उपयोग करते हैं ये माता का स्टैंड, ठीक है। तो ए से बन गया एल्यूमिनियम, मा से बन गया माइल्ड स्टील, ता से बन गया तांबा, का से बन गया कास्ट आयरन और स्टेन से बन गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? रॉकवेल मेथड का उपयोग करते हैं। और रॉकवेल मेथड भी जो होती है, दो स्केल होते हैं इसमें, बी स्केल होता है, सी स्केल होता है। पहला होता है बी स्केल, दूसरा होता है सी स्केल। तो सी स्केल से भी क्वेश्चन आता है। बी स्केल जो होता है, बी स्केल में जो होता है इसका, बी स्केल का जो होता है 5 किलोग्राम प्रति फुट से 150 किलोग्राम प्रति फुट का इसमें फोर्स डाला जाता है, ठीक, बी स्केल में। और 0 से 130 का इसका स्केल होता है।
ठीक है। इसी प्रकार इसका पॉइंट कितना होगा, 0.1588। इसका जो होता है टूल का जो डायमीटर जो होता है ना, इतने डिग्री का होता है, इतने mm का होता है। उसी प्रकार आता है सी स्केल। सी स्केल जो होता है ये 10 किलोग्राम से 100 किलोग्राम प्रति फुट का बल 120 किलोग्राम का प्रति फुट का बल डाला जाता है। और इसकी स्केल जो होती है 0 से 100 डिग्री की स्केल होती है, और 120 डिग्री का इसका पॉइंट का एंगल होता है। जो टूल का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। बिकर्स का उपयोग करते हैं, बिकर्स का उपयोग करते हैं अपन हार्ड धातु के लिए। कोई भी जो हार्ड धातु होगी उसका उपयोग कहाँ करेंगे, हार्ड धातु के लिए करेंगे। इसका जो इसमें जो बल डाला जाता है वो 100 किलोग्राम प्रति फुट से 3000 किलोग्राम प्रति फुट का बल इसमें डाला जाता है। किसमें, बिकर्स में डाला जाता है। का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसको भी हमें याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2p/पाई कोष्टक में d माइनस होल d स्क्वायर माइनस छोटा d। ये इसका फॉर्मूला होता है, हार्डनेस चेक करने का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, लेथ में गोल जॉब का व्यास कम करने की विधि को कहते हैं। कम करने की विधि को क्या कहते हैं, हम टर्निंग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्निंग। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, कैरिज का भाग होता है। कैरिज में क्या क्या होता है, कैरिज में होता है क्या क्या होता है, इसमें एक तो सैडल भी होता है, दूसरा एप्रन भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आग लगने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि आग किस किस चीज़ से लगती है। तो आग के लिए ट्रिंगलर बनाना है हमको। ठीक है, इसमें लिखना है यहाँ ऑक्सीजन, इसमें यहाँ आएगा हीट और दूसरा रहेगा फ्यूल। यदि इन तीनों का संयोजन होगा तो आग उत्पन्न होगी। यदि इन तीन में से किसी एक को हटा लिया जाए तो हमें आग इसमें नहीं लग सकती। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है हमको, आग लगने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो ऑक्सीजन तो होता है, फ्यूल भी होता है, हीट भी होता है। तीनों मिलेंगे तो आग लगेगी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, आर्गन। तो आर्गन गैस का उपयोग आग लगने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वी ब्लॉक का कोण होता है। वी ब्लॉक का कोण कितने डिग्री का होता है, वी ब्लॉक का कोण होता है 90 डिग्री का। अब वी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, वी ब्लॉक ए ग्रेड में मिलता है। ए ग्रेड जो होता है हार्ड ग्रेड स्टील से बना होता है। ठीक है, 100 mm लंबाई का ये होता है। ठीक है, ए ग्रेड का। अब आता है बी ग्रेड का। ठीक है, बी ग्रेड का जो होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनना होता है, और वो भी 300 mm लंबाई का ये होता है। तो ये भी हमको याद रखना है। इन इंस्ट्रूमेंट में से किसका उपयोग सतह की सपाटता और स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है बर्नियर ऊंचाई गेज मतलब हाइट गेज, तीसरा ऑप्शन है स्लिप गेज, चौथा ऑप्शन है बेबल गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अब ट्राई स्क्वायर की बारी आती है। ट्राई स्क्वायर जो होता है स्क्वायरनेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए कर सकते हैं इसका उपयोग। दूसरा होता है ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.02 mm प्रति 10 mm की लंबाई में ये शुद्धता देता है। प्रति 10 mm की लंबाई में यह शुद्ध होता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के नीचे जो है एक अंडरकट देता है। अंडरकट क्यों देते हैं, अंडरकट देते हैं बर वगैरह को स्थान देने के लिए हम अंडरकट रखते हैं। उसके बाद आता है हाइट गेज। हाइट गेज का डिस्काउंट कितना होता है, हाइट गेज का डिस्काउंट होता है 0.02 mm। ठीक है, और ब्रिटिश में कितना होता है 0.001 इंच। यह ब्रिटिश में इसका डिस्काउंट होता है। अब बारी आती है स्लिप गेज की। स्लिप गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, सूक्ष्म जो माप नहीं रहती है वहाँ पर स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। स्लिप गेज भी कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 0 होता है, 00 होता है, फर्स्ट होता है और सेकेंड होता है। ठीक है, ये सिंगल 0 जो होता है ये होता है रेफरेंस गेट होता है। ठीक है, 00 होता है कैलिब्रेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है इंस्पेक्शन होता है, और सेकंड जो होता है वर्कशॉप होता है। ठीक है, वर्कशॉप होता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है स्लिप गेज में कि स्लिप गेज कितने एक सेट में कितने मिलते हैं, एक सेट में 112 होते हैं। तो 112 कौन कौन से मिलते हैं, 9 मिलते हैं, 49 और 4 और 1।
ये जो होता है ये इसका साइज होता है। ये इतने सेट में मिलते हैं, 112 होते हैं, पहले सेट में 9 होते हैं, दूसरे 49, 4 और 1, ये इस सेट में मिलते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0.35%, दूसरा ऑप्शन है 0.7%, तीसरा ऑप्शन है 1.7% और चौथा ऑप्शन है 7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1.7% इसमें जो है इससे ज़्यादा कार्बन नहीं होती है। इसमें 3 प्रकार का लो कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है और हाई कार्बन स्टील होता है। इसमें जो होता है 0.15 से 0.3% तक इसमें कार्बन होती है लो कार्बन स्टील में। मीडियम कार्बन स्टील में होती है 0.35 से 0.7% तक इसमें कार्बन होती है। उसी प्रकार हाई कार्बन स्टील में कितना होता है? हाई कार्बन स्टील में 0.75 से 1.5% तक होता है। तो इसका राउंड फिगर में कितना आ रहा है अपना? 1.7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.7% से अधिक कार्बन स्टील में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस चार्ट में इंस्पेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो प्रोसेस चार्ट में कुछ सिंबल वगैरह होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला सिंबल होता है 0, दूसरा होता है स्क्वायर, तीसरा होता है ट्रायंगुलर, चौथा होता है इस तरीके से, और एक अगला ऑप्शन होता है ये। तो इसका ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, इसका मतलब होता है इंस्पेक्शन, ठीक है। और ये उल्टा त्रिभुज का मतलब होता है स्टोरेज, ठीक है। और इस तीर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होता है डिले। और अगला सिंबल होता है इस तरीके से होता है, एक सिंबल इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है हैंडल, ये हैंडल को प्रदर्शित करता है। और जो होता है डिसाइड को प्रदर्शित करता है, मतलब डिसाइड को प्रदर्शित। तो प्रोसेस चार्ट में इतने सिंबल होते हैं। जब अभी ऑप्शन में हमसे पूछा गया है कि प्रोसेस चार्ट में इंस्पेक्शन को प्रदर्शित करता है, तो इंस्पेक्शन को क्या प्रदर्शित करता है? सी नंबर का सही हो जाएगा। स्कोर जो है इंस्पेक्शन को प्रदर्शित करता है। जब इस बार इंस्पेक्शन से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है अगली बार किसी प्रोसेस चार्ट में किसी दूसरे सिंबल से क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें बाकी सिंबल भी याद होना चाहिए। एल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप इसका SWL का क्या होता है? SWL का होता है सेफ वर्किंग लॉट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हर चक्कर में जॉब में ड्रिल की आगे बढ़ने की दूरी को कहते हैं। मतलब प्रत्येक चक्कर में ड्रिल के आगे बढ़ने की दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कटिंग स्पीड, दूसरा है फीट, तीसरा है चक्कर प्रति मिनट, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ड्रिल हर चक्कर में जितना आगे बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फीट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीट। वही हम यदि कटिंग स्पीड की बात करें तो कटिंग स्पीड की परिभाषा क्या होती है? कटिंग स्पीड वो होता है ड्रिल 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है और उन चक्करों के द्वारा जो दूरी तय होती है उसको कटिंग स्पीड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीड क्या होती है? ड्रिल की स्पीड क्या होती है? कटिंग स्पीड तो हो गया, अब आता है ड्रिल की स्पीड क्या होती है। तो ड्रिल 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी स्पीड कहलाती है, ठीक है। उसी प्रकार आता है फीट जो होती है ड्रिल 1 चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उसको फीट कहते हैं। अगला प्रश्न है ड्रिल में कौन के आकार का अंतिम भाग जो कटिंग करता है? ड्रिल में जो होता है कौन के आकार का अंतिम भाग जो कटिंग करता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टैंक कहते हैं, दूसरा सैंग कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पॉइंट कहते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन मार्जिन कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। अगला प्रश्न है 31.4 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड के साथ 100 mm व्यास की ड्रिल से एक प्लेट को ड्रिल करने के लिए RPM ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला π/1000 mm। यदि हमें mm में हमें डायमेंशन दी गई है तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसमें पाई कटिंग बराबर इधर लिखेंगे कटिंग स्पीड, ठीक है। कटिंग स्पीड कितनी दी है? 31.4। इसके बटे में दशमलव उठाएंगे, 10 कर देंगे, बराबर इसका पाई का मान होता है 3.14 बटे कितना कर देंगे? 100 इंटू डी कितना दिया है हमको? 100/1000, ठीक है। और एन हमको निकालना है।
तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये 314 से 314 कैंसिल। n बराबर कितना जाएगा हमारा, n बराबर आ जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर का 100 इसकी RPM होगी। तो हैं एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी है एमरी और ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी ये जो है एब्रेसिव है, कटिंग एब्रेसिव है। अगला है 27 नंबर का, कटिंग एज के नोज के ऊपरी भाग और जॉब की सतह के बीच का कोण को कहते हैं। बीच के कोण को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रैक कहते हैं। अगला प्रश्न है केस हार्डनिंग की विधि नाइट्राइडिंग में गैस छोड़ी जाती है। नाइट्राइडिंग में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सटीकता की उच्च डिग्री प्रदान करता है। सटीकता की उच्च डिग्री कौन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 है फाइलिंग, बी है टर्निंग, सी है ग्राइंडिंग और ऑप्शन नंबर डी है लेपिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेपिंग। लेपिंग जो है सटीकता की उच्च डिग्री प्रदान करता है। कुंचिंग, अगला प्रश्न है कुंचिंग क्यों की जाती है। किसी भी मेटल को यदि हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको पानी, तेल में या हवा में उसको ठंडा किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कुंचिंग कहते हैं। तो क्यों की जाती है, पहला है टेम्परिंग करने के लिए, एनीलिंग करने के लिए, हार्डनिंग के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, हार्डनिंग के लिए हम कुंचिंग करते हैं। अगला प्रश्न ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है, हीट ट्रीटमेंट की मेथड नहीं होती है। तो कौन सी मेथड नहीं, एनेलिंग, पहला ऑप्शन है एनेलिंग, क्या एनेलिंग नहीं होती है। टेम्परिंग नहीं होती है क्या। फोर्जिंग या हार्डनिंग, इनमें से कौन सी नहीं होती है। तो फोर्जिंग जो होता है उसमें उपचार की विधि नहीं होती। उसमें उपचार क्यों करते हैं, इसमें आंतरिक स्ट्रक्चर बदलने के लिए हम उसमें उपचार करते हैं। तो फोर्जिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें उपचार की विधि जो है फोर्जिंग नहीं होती है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार के गियर संयोजन में गति अपरिवर्तित होती है। मतलब गियर में गति जो होती है अपरिवर्तित होती है। तो बेवल गियर, पहला ऑप्शन है बेवल गियर, दूसरा ऑप्शन है रैक ऑफ पिनियन, तीसरा ऑप्शन है बर्म और बर्म गियर और चौथा ऑप्शन है मैट्रिक गियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेवल गियर हो जाएगा। बर्म और बर्म गियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की गति परिवर्तित नहीं होती है। 33 नंबर का क्वेश्चन है किस प्रकार की बेयरिंग में लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब तेल ग्रीस की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन है बाइट मेटल, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है गन मेटल और चौथा ऑप्शन है बेबिट मेटल। तो पहला ऑप्शन है बाइट मेटल। क्या बाइट मेटल में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो हाँ, बाइट मेटल में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। नायलॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन में जो होता है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नायलॉन का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ तेजाब या समुद्र में करते हैं ज़्यादातर। तेजाब या इसमें क्षार और तेजाब का असर नहीं होता है नायलॉन में। गन मेटल होता है, गन मेटल में भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, बाइट मेटल में भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन हो गया, अगला प्रश्न बोल रहा है एकल आर्म चूड़ी के लिए लीड बराबर होती है। इसमें डबल स्टड पूछा था, मैंने यहाँ सिंगल स्टड वाला ले लिया। एकल चूड़ी के लिए लीड बराबर होती है तो दुगनी होती है, तिगनी होती है, पिच के बराबर होती है, पिच से आधी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुगनी होती है। डबल स्टड पूछा था तो इसका लीड जो हो जाएगी, डबल स्टड पूछा था तो लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टड इनटू पिच। तो डबल स्टड पूछा था तो 2 और पिच पूछा था 2, तो 2 दूनी 4 mm जो होगी इसकी लीड हो जाएगी। इसमें डबल स्टड चूड़ी पूछा था। अगला प्रश्न है नैनोगॉन का आंतरिक कोण होता है 140 डिग्री होता है, 40 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो नैनोगॉन का आंतरिक कोण कितना होता है, इसका होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो n जो होगा भुजाओं की संख्या, तो 9 - 2 इंटू 180 अपॉन 9। तो इसका क्या जाएगा 7 इंटू 180 अपॉन 9। तो 9 कम 9 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 शून्य का 1 शून्य। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो राइट आंसर ए नंबर का इसका सही आएगा। ए नंबर 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशीन टूल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो मशीन टूल के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वाइट कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं,
नोडुल कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं या मेलेबल कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग हम मशीन टूल निर्माण के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो गियर मेश करते हैं तो उसमें गति होती है, तो किस प्रकार की गति होगी? रोलिंग गति होगी, स्लाइडिंग गति होगी, पुलिंग होगी या पुशिंग होगी या पुलिंग होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग। रोलिंग मोशन होती है इसमें। यदि दो बेरिंग जो गियर जो है रोल करेंगे तो ही इसमें गति ट्रांसमिट होगी। अगला प्रश्न है, वी वेल्ड का उपयोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? यह कॉम्पैक्ट होता है, यह शोर करता है, या दो पुलियों के बीच की दूरी अधिक होती है तब वी वेल्ड का उपयोग करते हैं। या चौथा ऑप्शन है, इसे आसानी से बदला जा सकता है और इसका रखरखाव भी आसान होता है। तो इसका उपयोग कहाँ नहीं करते हम? दो पुलियों के बीच की दूरी अधिक होती है तो वहाँ पर वी बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं। वहाँ किस बेल्ट का उपयोग करते हैं? वहाँ फ्लिट बेल्ट का उपयोग करते हैं। जब अब आता है वी बेल्ट का, जब वी बेल्ट से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है वी बेल्ट। वी बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, डी और ई। 5 प्रकार के वी बेल्ट होते हैं। तो ए, बी, सी ये क्या हो गया? टाइप ऑफ बेल्ट हो गया, ये बेल्ट के प्रकार हो गया। अब इसमें आता है इसकी चौड़ाई और दूसरी मोटाई। कि ए जो होता है, ए में कितनी चौड़ाई होगी, बी में कितनी चौड़ाई होगी और सी में कितनी चौड़ाई होगी? 13, ठीक है, 13, 17, 22, 32 और 38। तो ए वैली की चौड़ाई जो होगी, इसमें चौड़ाई कितनी होगी? 13 होगी, बी में 17 होगी, सी में 22 होगी, डी में 32 होगी, ई में 38 होगी। ये बेल्ट की चौड़ाई होगी। अब मोटाई कितनी होगी? मोटाई ए बेल्ट की मोटाई होगी 8, 11, 14, 19 और 23, ठीक है, 23 mm। ये सारे जो होंगे mm में होगी। तो ए बेल्ट की मोटाई कितनी होगी? 8, बी बेल्ट की कितनी होगी? 11, सी की कितनी होगी? 14, डी की कितनी होगी? 19 और ई की कितनी होगी? 23। कोण कितने डिग्री का होता है? 40 डिग्री का कोण होता है। और बेल्ट का आकार कैसा होता है? बेल्ट का आकार जो होता है समलंब आकार का होता है। समलंब आकार का बेल्ट होता है, मतलब ट्रिपोजाइट आकार का होता है। लुब्रिकेशन का उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेशन का उपयोग क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है घर्षण को कम करता है, दूसरा है घिसने से बचाता है, तीसरा है पार्ट्स को ठंडा रखता है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। घर्षण को कम भी करता है, घिसने से बचाता भी है और पार्ट्स को ठंडा भी रखता है। 40 नंबर का प्रश्न है, गियर में पिच व्यास में दांतों की संख्या से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होता है। तो क्या मिलता है हमें? तो मिलता है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल बराबर क्या होता है? मॉड्यूल बराबर पिच डायमीटर अपन दांतों की संख्या। इलेक्ट्रोड टिप की किस धातु से मिलकर बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तांबा, जिंक, दूसरा ऑप्शन था तांबा और टिन, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टिप जो होती है पीतल की बनी होती है। काय की बनी होती है? पीतल की बनी होती है। तो पीतल का ऐसा बना होता है? पीतल बना होता है तांबा प्लस जिंक से बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्भर करती है, फीड की दर किस पर निर्भर करती है? टूल की दृढ़ता पर या जॉब की फिनिशिंग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सी और डी भी ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का आ जाएगा। तो जॉब की जो फीट जो होती है ना, जॉब की जो फीट होती है वो जॉब की फिनिशिंग पर निर्भर करती है, ठीक है।